बहुत बहुत धन्यवाद कमल सिंह जी। अभी आपने भूत और वर्तमान के अंतर्द्वंद को व्यक्त करती हुई कहानी सुनी। आज के इस कार्यक्रम में जिन कथाकारों ने अपनी कहानियों का पाठ किया वे है रामवरण सरस्वती पुत्र मुरैना, प्रमोद भार्गव शिवपुरी, मधुर कुलश्रेष्ठ गुना, संतोष परिहार बुरहानपुर, कमल चंद वर्मा बहु। अब मेरी बारी है, लेकिन गले के हिसाब से मैं थोड़ा सा वो महसूस कर रहा हूँ कि भी यदि आप बर्दाश्त कर सके तो अपनी कहानी सुनाओ। आपकी कहानी का नहीं, परिचय की आवश्यकता नहीं है। परिचय तो व्यक्ति का जो रचना है वही व्यक्ति है। मेरी कहानी का शीर्षक है अन्ना की टोपी। नाम कृपया नाम बोल दीजिए। अन्ना की टोपी नाम बोल दीजिए, ये इसमें इंटरनेट पे आएगा, ये आपके नाम के साथ। कृपया अपना नाम बता दीजिए। मैं मुकेश शर्मा हूँ और कहानी, व्यंग्य और समीक्षाएं 3 विधाओं में मुख्य रूप से लिखता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है अन्ना की टोपी। वैसे तो दुनिया के हर देश की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, पर भारत की बात कुछ निराली है। यहाँ की विशेषताओं की कोई फहरिस्त बनाने लगे तो फहरिस्त के मुकम्मल होते होते एक और विशेषता आकर के सामने खड़ी हो जाती है। बड़ा अजूबा देश है ये। हर साल इसकी विशेषताओं के खाते में कम से कम आधा दर्जन नई विशेषताएं तो जमा हो ही जाती है। भारत की एक बड़ी बुनियादी विशेषता यह है कि यहाँ के बासिंदे बड़ी से बड़ी समस्या व चुनौती सिर पर सवार होने के बावजूद निश्चिंत भाव से अपनी जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। भारत के अधिकतर लोग फिक्रनाक की मुद्रा में रहते हैं। जब तक बाढ़ का पानी गले गले तक न पहुंच जाए बचाव के जुगाड़ नहीं करते। ईश्वर पर अगाध विश्वास है इनका, सो ये सोचकर आनंदित होते रहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान सारी बलाओं को टाल देगा। ज्यादा बड़ा संकट कभी आन पड़े तो हनुमान चालीसा तो है। ये तो एक विशेषता है। इसी से जुड़ी दूसरी विशेषता भी बढ़ चढ़ गई है। भारत के लोग जब जागते हैं और देश की चिंता से अनुप्राणित होते हैं तो फिर खूब जागते हैं। एक जलजला समूचे देश में आ जाता है और दुनिया आश्चर्य से गहरे सागर में डूबकर सोचती है कि जागे हुओं को भी अतिशय चेतना में बना देने वाला देश वास्तव में सोया हुआ था अथवा सोया हुआ होने का नाटक कर रहा था। पिछले दिनों सोया हुआ भारत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तरफ पुकार भरता हुआ सा जाग उठा था। विश्वसनीय गांधीवादी अन्ना हजारे का आह्वान था, जागेगा क्यों नहीं। देश में जोश, जुनून और कुछ खास कर गुजरने के जज्बे का प्रबल ज्वार सा आ गया था। देखते देखते सारा देश अन्ना में उठा था। युवा पीढ़ी की भावनाएं को सड़कों पर बल्लियों उछलने लगी थी। कहीं स्व प्रेरणा से नौजवान अन्ना हजारे के अनशन के समर्थन में अनशन पर डट गए थे तो कहीं समूह बनाकर अन्ना हजारे जिंदाबाद और भ्रष्टाचार अब नहीं सहेंगे के नारे गुजारते सड़कों पर निकल रहे थे। बुजुर्ग लोग ये सब देख सुनकर अपनी स्मृतियों को ताजा करके सुनाया करते थे। भाई ऐसा नजारा तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिखा दिया था। वृद्ध, प्रौढ़ और जवान जब गांधी जी के आह्वान पर निडर हो अंग्रेज सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल पड़े थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नायक तो अन्ना हजारे थे, पर आंदोलन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का पूरा प्रभाव दिख रहा था। अन्ना का अनशन 12 दिन चला, किंतु कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ था कि वह हर हालत में अहिंसा व्रती रहेगा। आजादी के 2-3 दशक तक गांधी टोपी उन व्यक्तियों के सिर पर शोभायमान रही जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए थे। सनह सनह टोपी भारतीयों के सिरों से लुप्त होती चली गई। 21वीं सदी में आते आते तो गांधी टोपी साल में 1-2 बार ही रस्म अदायगी के तौर पर पहनी जाने लगी। पर गांधी के अनुयायी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन लोकपाल बिल को मुद्दा बनाकर दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो अनशन किया उसने गांधी टोपी की फिर से पुनर्प्रतिष्ठा कर दी। जिन व्यक्तियों ने जीवन में कभी काली, लाल, पीली और सफेद किसी भी रंग की टोपी अपने सिर पर धारण नहीं की और ऐसी टोपी का जिनकी नजर में कोई खास महत्व ही नहीं था, वे भी अन्ना की टोपी पहले शान से नारे लगाते सड़कों पर घूम रहे थे। मैं अन्ना हूँ शब्दावली अंकित सफेद टोपी को अपने सिर पर धारण करने वाले बच्चों, किशोरों और युवकों का जोश तो देखते ही बनता था। जैसे अन्ना की टोपी क्या पहन ली, कोई बड़ी भारी उपलब्धि हासिल कर ली। कॉलेज के छात्र छात्राएं तो सुबह से टोलियां बनाकर सड़कों पर निकल पड़ते थे। तब ऐसा एहसास होता था जैसे इन नौजवानों के पास अन्ना हजारे के साथ खड़ा होने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है।
अजीब सा जोश, अजीब सा जुनून और अजीब सा संकल्प चौर माहौल में समाया हुआ था। देश में भी हालात कुछ ऐसे थे कि अखबारों के 3-4 पृष्ठ केवल अन्ना के आंदोलन की खबरों से ही बड़े रहा करते थे। न्यूज चैनल वालों की तो जैसे वंचित ही हो गई थी, जादू टोना भूत प्रेत की कहानियों से उनको जैसे मुक्ति मिल गई थी। अन्ना का आंदोलन उनको इतनी सामग्री सहज ही दे रहा था कि टीवी के पर्दे उसको समेट नहीं पा रहे थे। आजादी के बाद ये पहला अवसर था जब एक जन आंदोलन को प्रांतों की सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला था। यही कोई दोपहर का समय रहा होगा। फुर्सत मिली तो मैंने मोबाइल में आए मैसेज देख लेने का प्रयास किया। वैसे तो मोबाइल में कई मैसेजेस थे, किंतु एक पर मेरी नजर ठहर गई। मैसेज था, अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थन में आज शाम 7 बजे न्यू मार्केट में साहित्यकारों, पत्रकारों और अन्य बुद्धिजीवियों का मोमबत्ती जुलूस निकलेगा, कृपया शामिल हुई। मेरे वजूद में पत्रकार और साहित्यकार दोनों सन्निहित है, सो मैंने तय किया कि मैं मोमबत्ती जुलूस में अवश्य शामिल होऊंगा। जब मैं न्यू मार्केट पहुंचा, शाम का धुंधल का पसंद लगा था। बाजार में तो बड़ी आवाजाही थी। तब तक शो के आसपास साहित्यकार जमा हो चुके थे। बाद में कुछ साहित्यकार और अन्य बुद्धिजीवी पहुंच गए। कुछ लोगों ने नारों की तख्तियां थाम रखी थी, तो कुछ ने उत्साही मुझ से अन्ना की टोपी पहन रखी थी। मैंने देखा 3-4 कार्यकर्ता नुमा युवक लोगों को आग्रहपूर्वक अन्ना की टोपी पहना रहे थे। घड़ी में 7:30 बजे थे। जुलूस प्रारंभ करने के लिए तीन की पंक्तियां बनवाई जा रही थी। 2 कार्यकर्ता एकत्रित लोगों को मोमबत्तियां बांट रहे थे। जुलूस की शुरुआत में अभी कुछ समय और लगने की संभावना थी, पर कुछ व्यक्तियों ने अपनी अपनी मोमबत्तियां प्रज्वलित कर ली थी। इसी समय पहले से जमा लोगों में एक हलचल सी मच गई। मैं एक बार के समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ है। लोगों की निगाहें मुख्य मार्ग की तरफ उत्सुक के भाव से उठी थी। मैंने भी उधर गौर से देखा। खास से दिखने वाले 2 व्यक्ति सिर पर अन्ना की ताजा दम टोपी धारण किए खरामा इधर ही चले आ रहे थे। उन दोनों के पीछे उनकी छाया की तरह 2 शख्स और भी थे। वे मोबाइल में उलझे हुए थे। जब पहले से जमा भीड़ के पास वे दोनों शख्स पहुंचे तो उनकी अगवानी करने की और सी लग गई। उस भीड़ में 20-25 लोग ही ऐसे दिख रहे थे जिन पर इन दोनों के आगमन की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखी। वे अपने स्थान पर स्थित के भाव से उनको आता देख ही रहे थे। हो सकता है ये लोग इन शख्सियतों से अब तक अनजान रहे हों। जब वे नव आगंतुक भीड़ का हिस्सा बन गए तो कुछ लोग इसी निपोड़ते हुए उन दोनों के आसपास मंडराने लगे। मैंने इन दोनों हमलाओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ सुन रखा था और जुलूस रवाना होने की तैयारियां तेजी में आ गई थी। न्यूज चैनल्स और अखबारों के कैमरामैन भी बड़ी संख्या में पहुंच जाने से भीड़ में उत्साह और नारेबाजी की लहर सी दौड़ गई थी। अधिकतर लोग अपनी अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाओं से कैमरामैनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जुगाड़ में लग गए थे। जुलूस के सूत्रधारों का खिला खिला उत्साही चेहरा देखते ही बन रहा था। तब तक करीब 300 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जिसमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी थी। इन महिलाओं में वे करम वीरांगनाएं भी शामिल थी जो कार से नीचे पैर रखने को अपनी तौहीन समझती थी। 3 की संख्या में पंक्तियां सज चुकी थी। ऐसे जुलूसों में आगे रहने की कला में निष्णात लोग बैनर के आसपास पोजीशन ले चुके थे। बिखरी नारेबाजी के साथ बाजार परिक्रमा के लिए जुलूस धीरे धीरे गतिशील हुआ। इसी बीच मेरी नजर पंक्तिबद्ध जुलूसियों के अगल बगल चल रहे कैमरामैनों की तरफ गई। वे 2 शख्स जो उन 2 खास व्यक्तियों के साथ ही आए थे, कैमरामैनों को संकेतों के जरिए कुछ समझाते हुए बारी बारी से एक लिफाफा पकड़ाते जा रहे थे। प्रथम दृष्टया तो मैंने यही अनुमान लगाया कि उन दोनों खास व्यक्तियों की कोई अपील या उनको कोई वक्तव्य होगा उस लिफाफे में, लेकिन मेरी पत्रकारी फितरत इस अनुमान से संतुष्ट नहीं हुई और मेरा खुजीपन सच जानने के लिए उतावला उठा। वैसे तो अखबार से जुड़ा होने के कारण प्राय सभी कैमरामैन मुझे जानते थे कि उनमें एक ऐसा था जिससे मेरी खास जान पहचान थी। मैं धीरे से उसके पास पहुंचा तो उसको एक तरफ ले जाकर मैंने पूछा, मित्र कैमरामैनों को जो लिफाफा दिया गया है उसमें क्या है, कुछ छापने लायक हो तो मुझे भी बताओ। उस कैमरामैन के चेहरे पर सहसा रहस्यमय मुस्कुराहट दिख गई। बोला, लिफाफे में छापने लायक कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो पहले से छपाया है। अब आश्चर्यचकित होने की बारी मेरी थी। मैंने पूछा, छपाया? यार खुलकर बताओ ना, लिफाफे में है क्या? प्रसाद है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, वो केवल कैमरामैनों के लिए है। इतना कहकर वो कैमरामैन आनंद में आगे बढ़ गया।
उसके अभाव से मैं समझ तो गया कि लिफाफे में शब्द रूप में कुछ नहीं है, जो भी है सॉलिड ही है। मैं भी जुलूस के साथ साथ आगे बढ़ लिया, एक मोमबत्ती का हाथ में थाम ली, लेकिन टोपी धारण करने का साहस न जुटा सका। साहित्यकारों, पत्रकारों और तथाकथित बुद्धिजीवियों के जुलूस को लोग अजीब कुतूहल भाव से देख रहे थे। चेहरों पर प्रहमान पसीनों को रोमांच से बार बार पहुंचते हुए पैदल चलती महिला बुद्धिजीवी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। कुछ उम्रदराज लोग तो उनकी इस दशा पर तरस भी खा रहे थे कि कहाँ बेचारियों को 2 किलोमीटर लंबे जुलूस से चक्कर में डाल दिया। जुलूस सड़क और मोमबत्ती की रोशनी में जब मुख्य मार्ग पर पहुंचा तो कुछ जुलूसियों, खासकर उनको खास व्यक्तियों का उत्साह देखकर सब दंग थे। अब तक तो वे दोनों जुलूस के साथ दबे दबे चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने चतुराई से जुलूस का नेतृत्व को संभाल लिया था और अन्ना की टोपी को धारण किए वे अग्रिम पंक्ति की शोभा बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार तक को उन्होंने दूसरी पंक्ति में धकेल दिया था। उस वक्त नारेबाजी को लेकर उनके आसमान छूटे उत्साह को देखकर शेष जुलूसियों को दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि भ्रष्टाचार की खिलाफत और अन्ना हजारे के प्रति इतना गजब का जुनून आखिर दोनों के भीतर कहां से आ गया। जुलूस की समाप्ति तक वे दोनों जुलूस को बीच बीच में 2-3 मिनट तक रोककर अन्ना हजारे जिंदाबाद, भ्रष्टाचार अब नहीं सहेंगे आदि नारे झूम कर लगवा रहे थे। कैमरामैन उनकी अदा को बारी बारी से अलग अलग एंगल से अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। प्रसाद मिलने के बाद भगवान का गुण तो गाना ही पड़ता है। जुलूस को समाप्ति स्तर तक पहुंचने में अभी कुछ समय और लगेगा। इस बीच इन दोनों खास जुलूसियों के बारे में जान ले। ये जो लंबे कद वाले घोड़े से सज्जन है ना, ये सरकारी भू अभिलेखों की कमजोरी का फायदा उठाकर हजारों एकड़ कीमती जमीनों पर कंक्रीट के जंगल की छत में कानूनियां खड़ी करके करोड़ों कमा चुके हैं। कई बार इनके दफ्तरों और निवास पर छापे भी डाले गए हैं। बहुत कुछ बरामद भी हुआ है। इनका आज तक कुछ नहीं मिला। इनकी समृद्धि भ्रष्टाचार के पहियों पर तेजी से आगे और आगे दौड़ रही है। ये जो औसत कर वाले वाले सामने से दूसरे सज्जन है, जो भारत की भाग्य विधाता, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आला अफसर है। ये बिल्डर के हम प्याला हमने वाला है। पिछले 15 साल से बहुत सी चीजों को उनके साथ खुल्लम खुल्ला शेयर कर रहे हैं। इस जुगल जोड़ी के कारनामों की ऊपर से नीचे तक सबको पूरी मालूमात है। पर दिल्ली के गले में घंटी बांधने से भी भय खाने वाले इन शेरों के गले में घंटी बांधने का साहस कैसे दिखा है। घंटी बांधने का सामर्थ्य रखने वाले बहुत से तो उनके खोटे से बनकर हरे घास चढ़ते देखे पहचाने जा सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी ये जुलूस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिभा के सामने संक्षिप्त भाषणबाजी के साथ समाप्त हुआ। प्रतिभा के सामने नारेबाजी में उस बिल्डर और अफसर ने अपना कलाई जाम कर डाला। कैमरा में उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा के सामने जोश खरोश के साथ नारेबाजी करते हैं। दोनों के कई क्लोजअप भी लिए। जब वे वहां से रवाना हुए, उनके नूरानी चेहरे प्रसन्नता से तड़प रहे थे। मेरा रोज का रूटीन रहता है कि अखबार के दफ्तर से लौटने पर सोने के पहले घंटा आधा घंटा कुछ पढ़ता हूँ, पर उसके बजाय क्यों कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मन उद्वेलित था और दिमाग में विचारों की रेलम रेल मची हुई थी। मैंने आज के मोमबत्ती जुलूस में जो दृश्य देखे थे, वे रुक रुक दिमाग के पर्दे पर आ जा रहे थे। अंततः मैंने फैसला किया कि कल रविवार है, बिल्डर और अफसर दोनों से मिलूंगा। अगले दिन में 1 घंटा जो विलम्ब से जागा, चाय पर परिवार के लोग नीचे ड्राइंग रूम की मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत पूछ हुई थी, क्या बात है पापा जी, आज तो आप लोग बहुत देर से जागे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने चाय की पहली चुस्की लेने के बाद स्पष्ट कर दिया। चाय की चुस्कियों के साथ अखबारों का संशोधन डालने का मेरा रोज का नियम है। जब तक अखबार में देख लो, दिन की शुरुआत अधूरे अधूरे से लगती है। बेटी ने बिस्कुट की प्लेट के लिए उठाई, मैंने 2 बिस्कुट उठाए और फिर अखबारों की पारायण में खो गया। आज के अखबारों के ने कल वाले मोमबत्ती जुलूस को प्रथम पृष्ठ पर अमूमन डबल कॉलम का कवरेज मिला था। एक भी अखबार ऐसा न था जिसमें जुलूस के 2-3 फोटो न छपे हो। इनमें अन्ना की टोपी धारण किए बिल्डर और अफसर का खास ध्यान रखा गया था। सीधी सच्ची बात यह कि फोटो में वे दोनों खूब छाए हुए थे। हमारे अखबार को छोड़ शेष अखबारों की खबर में उन दोनों को खास तौर से उल्लेख किया गया। मुझे उस प्रसाद का चमत्कार अखबारों के पृष्ठ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो जुलूस प्रारंभ होने के पूर्व कैमरामैनों को आदर भाव से दिया।